स्वागत है। आज हम एक ऐसी चुनौती पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हम सब कभी ना कभी तो जरूर जूझते हैं। हाँ, वो वाली फीलिंग कि दिन भर लगे रहे पर हुआ कुछ नहीं। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि दिमाग बस भरा हुआ है, काम की लिस्ट खत्म ही नहीं होती। हाँ बिल्कुल। तो आज हम डेविड एलन की एक बहुत ही मशहूर किताब है गेटिंग थिंग्स डन या जीटीडी, और उसके आसपास जो भी विचार हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अच्छा। हमारे पास इसके लिए काफी कुछ है। किताब के कुछ हिस्से हैं, लेख हैं, वीडियो समरीज भी देखी हैं, और ऑनलाइन लोग क्या बात कर रहे हैं फोरम्स पर वो भी देखा है। हाँ, लोगों के अपने अनुभव भी जरूरी होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस बातचीत का मकसद यही है कि जीटीडी सिस्टम क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों कहते हैं कि ये काम करता है, और शायद इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। हाँ, ताकि तनाव थोड़ा कम हो और फोकस बढ़े। सोचिए एक ऐसा दिमाग जो चीजें याद रखने के बोझ से एकदम फ्री हो। डेविड एलन उसे कहते हैं माइंड लाइक वाटर। हाँ, माइंड लाइक वाटर, पानी की तरह शांत। हाँ, जो हर चीज पर सही ढंग से रिएक्ट करे बिना किसी घबराहट के। क्या ये सच में हो सकता है? देखिए, ये माइंड लाइक वाटर का जो आइडिया है ना, यही जीटीडी की जड़ है। एलन का मेन पॉइंट यही है कि हमारा दिमाग जो है वो कमाल का है, पर आइडिया सोचने के लिए। हाँ, ना कि उन्हें स्टोर करने के लिए। बिल्कुल। जब हम इसे एक समझ लीजिए इनबॉक्स बना लेते हैं जिसमें अधूरे काम, अपॉइंटमेंट्स, रिमाइंडर सब भर देते हैं, तो वो ओवरलोड हो जाता है। हाँ बिल्कुल। एक जगह मैंने पढ़ा था इसकी तुलना कंप्यूटर की रैम से की गई थी। अच्छा, रैम? हाँ, जैसे रैम भर जाए तो सिस्टम धीमा नहीं पड़ जाता। हाँ, हैंग होने लगता है। हाँ, बस वैसे ही दिमाग जब भरा होता है तो फोकस गया, क्रिएटिविटी गई और स्ट्रेस बढ़ता है। ये रैम वाली बात तो बिल्कुल क्लिक करती है। दिमाग में 10 चीजें एक साथ चलती ही रहती हैं। और शायद यहीं से जीटीडी का पहला सिद्धांत आता है, जिसे कैप्चर कहते हैं, पकड़ो। हाँ, कैप्चर मतलब आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, कोई भी काम, कोई आइडिया, कोई चिंता, मीटिंग की बात, किसी को फोन करना है, कुछ भी, उसे फटाफट दिमाग से निकालो। हाँ, निकालकर किसी बाहरी सिस्टम में डाल दो। पर वो सिस्टम भरोसेमंद होना चाहिए। भरोसेमंद मतलब ऐसी जगह जहां आपको पता हो कि आप उसे बाद में देखेंगे जरूर। अच्छा, और ये सिर्फ बड़े कामों के लिए है या छोटी मोटी चीजों के लिए भी? नहीं, छोटी से छोटी चीज, जैसे आपने कहा बल्ब बदलना है, अगर वो दिमाग में अटका है तो उससे भी बाहर निकालिए। एक स्रोत में इसी बात पर जोर था कि ये आदत बनानी पड़ती है, दिमाग में कुछ भी खुला अनसुलझा नहीं छोड़ना। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करें? नोटबुक, ऐप? कुछ भी, नोटबुक, मोबाइल ऐप, वॉइस रिकॉर्डर, ईमेल, इनबॉक्स भी चलेगा। जरूरी यह है कि वो जगह आपके लिए काम करे और आप उसे नियमित रूप से देखें। ठीक है, मान लिया सब कैप्चर कर लिया, नोटबुक भर गई, ऐप में लंबी लिस्ट बन गई। अब तो शायद और टेंशन हो जाए कि ये सब करना है। हाँ, ये हो सकता है। और यहीं पे दूसरा कदम आता है, क्लैरिफाई, मतलब स्पष्ट करो। क्लैरिफाई? हाँ, अब आपने जो कुछ कैप्चर किया है उस हर आइटम को देखिए और खुद से सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या इस पर कोई एक्शन लेना है? क्या ये काम करने जैसा है? अच्छा, और अगर जवाब नहीं है तो? कई बार ऐसी चीजें घूमती रहती हैं दिमाग में। बिल्कुल, अगर एक्शन लेने लायक नहीं है तो 3 रास्ते हो सकते हैं। या तो वो कचरा है, फेंक दीजिए, ट्रैश। हाँ, या फिर वो सिर्फ जानकारी है जिसे शायद बाद में जरूरत पड़े, तो उसे रेफरेंस के लिए फाइल कर दीजिए। रेफरेंस। और तीसरा, हो सकता है वो कोई ऐसा आइडिया हो जो अभी नहीं पर शायद कभी भविष्य में करना चाहें, उसे समडे में भी लिस्ट में डाल दें। समडे में भी मतलब कभी शायद, ठीक है। और अगर एक्शन लेने लायक है तो? हाँ, तो अगला सवाल पूछना है, वो अगला बिल्कुल ठोस दिखाई देने वाला कदम क्या है जिसे उठाकर ये काम आगे बढ़ेगा। अच्छा, अगला कदम। इसी को एलन कहते हैं नेक्स्ट एक्शन। ये जीटीडी का एक बहुत पावरफुल हिस्सा है। हम अक्सर बड़े कामों के बारे में सोचते हैं, जैसे छुट्टियों का प्लान बनाना है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा काम है। ये नेक्स्ट एक्शन नहीं है। नेक्स्ट एक्शन होगा शायद होटल देखने के लिए ऑनलाइन सर्च करना, या दोस्त को फोन करके पूछना कि वो कहाँ गए थे। ओ अच्छा, मतलब काम को इतना छोटा कर देना कि तुरंत किया जा सके। कई बार तो हम इसीलिए टालते हैं कि समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करें। बिल्कुल, और यहीं पर एक और रूल आता है जो एक स्रोत बता रहा था। अगर कोई नेक्स्ट एक्शन 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है, 2 मिनट? हाँ, तो उसे टालिए मत, तुरंत कर डालिए। जैसे कोई छोटा सा ईमेल भेजना? हाँ, या फटाक से कोई फोन कॉल करना। इससे लिस्ट फालतू में लंबी नहीं होती। सही है। तो हमने कैप्चर किया, फिर क्लैरिफाई किया, नेक्स्ट एक्शन भी सोच लिया। अब इन सारे नेक्स्ट एक्शन और रेफरेंस मटेरियल का क्या करें? ऐसी बिखरा छोड़ दें? नहीं,
यही तीसरा कदम आता है, ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित करना। ऑर्गेनाइज। हाँ, अब इन सब चीजों को सही जगह पर रखना है ताकि जब जरूरत हो आसानी से मिल जाएं और आप उन पर भरोसा कर सकें। कैसे करें ऑर्गेनाइज? नेक्स्ट एक्शन आइटम्स को आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिस्ट बना सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब वो काम जो फोन पर करने हैं उनकी एक लिस्ट एट कॉल्स, जो कंप्यूटर पर करने हैं एट कंप्यूटर, जो बाहर बाजार जाकर करने हैं एट एरेंड्स। अच्छा, जगह या टूल के हिसाब से। हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए आप किसी और का इंतजार कर रहे होते हैं। हाँ, जैसे किसी को ईमेल भेजा और जवाब का इंतजार है। बिल्कुल, उसकी एक वेटिंग फॉर लिस्ट बना लीजिए। ये कॉन्टेक्स्ट लिस्ट वाली बात तो बड़ी दिलचस्प है। मतलब जब फोन हाथ में हो तो ऐड कॉल्स लिस्ट देख ली, कंप्यूटर पर बैठे हैं तो ऐड कंप्यूटर वाली। हाँ, इससे ये तय करना आसान हो जाता है कि अभी क्या करना मुमकिन है। और वो काम जिनमें एक से ज्यादा एक्शन लगने हैं, जैसे वेकेशन प्लानिंग, हाँ, उन्हें प्रोजेक्ट्स लिस्ट में डालते हैं। हर प्रोजेक्ट का एक गोल होता है और उसके नीचे उससे जुड़े नेक्स्ट एक्शन होते हैं। और कैलेंडर, उसका क्या रोल है? कैलेंडर सिर्फ उन चीजों के लिए है जो किसी खास तारीख या समय पर ही होनी है, जैसे मीटिंग, अपॉइंटमेंट, जन्मदिन। मतलब टू डू लिस्ट नहीं है कैलेंडर? नहीं, बाकी सब एक्शन लिस्ट में जाता है और जो रेफरेंस मटेरियल था उसे एक अलग फाइलिंग सिस्टम में रखते हैं, फिजिकल हो या डिजिटल, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने एक स्रोत में 7 चीजों की लिस्ट का जिक्र देखा था जिन पर नजर रखने की बात थी। लक्ष्य, संसाधन, डेडलाइन, अगला एक्शन, वो सब क्या था? हाँ, वो एक तरह से प्रोजेक्ट प्लानिंग का थोड़ा डिटेल्ड व्यू है। वो ऑर्गेनाइजेशन और अगले स्टेप, रिफ्लेक्ट, दोनों से जुड़ा है। अच्छा। वो बस याद दिलाता है कि सिर्फ एक्शन लिस्ट बनाना काफी नहीं है, आपको प्रोजेक्ट की बड़ी पिक्चर भी देखनी है। आपका एंड गोल क्या है, क्या जरूरी चीजें हैं आपके पास, कब तक खत्म करना है, कोई रुकावट आ सकती है क्या, और काम शुरू करने का सही टाइम कब है। ये सब सोचने से सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें चीजें कैप्चर हो रही हैं, क्लैरिफाई हो रही हैं, ऑर्गेनाइज भी हो रही हैं। सुनने में तो अब लग रहा है कि काम आसान हो जाना चाहिए। सिस्टम बनने के बाद भी एक बहुत बहुत जरूरी कदम बाकी है, चौथा कदम, रिफ्लेक्ट यानी समीक्षा करना। रिफ्लेक्ट? हाँ, डेविड एलन इस पर बहुत जोर देते हैं, खासकर वीकली रिव्यू पर, साप्ताहिक समीक्षा। इसे वो जीटीडी सिस्टम की आत्मा कहते हैं। साप्ताहिक समीक्षा मतलब हर हफ्ते बैठकर पूरे सिस्टम को देखना? ये कुछ ज्यादा नहीं है? मतलब इतना टाइम कहाँ होता है? शुरू में लग सकता है, लेकिन इसके बिना सिस्टम, आप यकीन मानिए, जल्दी ही बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वीकली रिव्यू वो टाइम है जब आप अपने इनबॉक्स खाली करते हैं, जो नोट्स कैप्चर किए थे उन्हें प्रोसेस करते हैं, अपनी प्रोजेक्ट लिस्ट देखते हैं, कोई प्रोजेक्ट पूरा हुआ, किसी में नया नेक्स्ट एक्शन डालना है, अपनी समडे में भी लिस्ट पर नजर डालते हैं, कैलेंडर देखते हैं। अच्छा, मतलब पूरे सिस्टम की सफाई एक तरह से। हाँ बिल्कुल, हफ्ते भर की धूल साफ करने जैसा है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो सिस्टम अपडेटेड नहीं रहेगा और फिर आपका उस पे से भरोसा उठने लगेगा। तो ये सिर्फ लिस्ट चेक करना नहीं है, ये एक तरह से अपने कमिटमेंट्स और डायरेक्शन को दोबारा देखना है। बिल्कुल, ये वो समय है जब आप थोड़ा ऊपर उठकर सोचते हैं। एक स्रोत में 6 लेवल्स ऑफ पर्सपेक्टिव मॉडल का जिक्र था, 6 स्तरों वाला मॉडल। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। वो मॉडल मदद करता है ये देखने में कि आपकी रोज के काम जो ग्राउंड लेवल पर हैं, वो आपके बड़े लक्ष्यों और जिंदगी के मकसदों से जुड़े हैं या नहीं। वीकली रिव्यू ये पक्का करने का मौका देता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। ये आपको रिएक्टिव मोड से निकालकर प्रोएक्टिव बनाता है, रोज की भागदौड़ से थोड़ा बाहर निकलकर सोचने का समय। ठीक है, वीकली रिव्यू की अहमियत समझ में आ रही है, सिस्टम को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। अब आता है आखिरी कदम, जिसके लिए ये सब तामझाम किया जा रहा है। हाँ, 5वां और अंतिम कदम, एंगेज, यानी काम में जुड़ जाओ। एंगेज? अब क्योंकि आपका दिमाग खाली है, चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपने रिव्यू भी कर लिया है, तो आप ज्यादा साफ तौर पर और भरोसे के साथ ये तय कर सकते हैं कि इस पल अभी क्या करना सबसे जरूरी है या ठीक है। यहाँ एंगेज का मतलब सिर्फ काम करना नहीं हुआ, फिर इसका मतलब हुआ सही काम चुनना। एकदम सही। आपके पास आपकी कॉन्टेक्स्ट लिस्ट है, आपका कैलेंडर है, आपको पता है आपकी एनर्जी कितनी है अभी और आपके पास टाइम कितना है। हाँ। इन सब को देखकर आप तय करते हैं कि कौन सा नेक्स्ट एक्शन उठाना है, क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया है कि क्या करना है और अगला कदम क्या है। इसलिए ये चुनना आसान होता है, तनाव कम होता है। आप उन कामों पर फोकस कर पाते हैं जो वाकई जरूरी हैं, न कि सिर्फ उन पर जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं या सबसे आसान लग रहे हैं। तो ये है जीटीडी के 5 कदम: कैप्चर,
क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज, रिफ्लेक्ट और एंगेज। सुनने में तो ये एक बहुत ही लॉजिकल, सीधा साधा सिस्टम लगता है। सिद्धांत सरल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जैसा कि कुछ ऑनलाइन चर्चाओं में पता चलता है, खासकर रेडिट पर स्टूडेंट्स के अनुभव, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि इसे लगातार करना अनुशासन मांगता है। कुछ लोगों को लगता है कि शुरू में सिस्टम बनाने और उसे मेंटेन करने में इतना टाइम चला जाता है कि काम कब करें। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। कभी कभी ये बहुत रिजिड, मतलब कठोर या बोझिल भी लग सकता है। ये तो जरूरी बात है। तो क्या इसका मतलब है कि जीटीडी सबके लिए नहीं है, या फिर इसे अपने हिसाब से बदलने की गुंजाइश है? बिल्कुल गुंजाइश है। एक यूजर ने रेडिट पर बहुत अच्छी बात लिखी थी कि जीटीडी कोई नियमों की किताब नहीं है, ये एक मेथोडोलॉजी है, एक ढांचा है। ढांचा? हाँ, इसे अपनी जरूरत, अपने पसंद के टूल्स, चाहे डिजिटल हो या कागज वाला, और अपने काम करने के तरीके के हिसाब से ढालना बहुत जरूरी है। मतलब जैसा किताब में लिखा है वैसा ही करना जरूरी नहीं? किताब एक आइडियल सिस्टम बताती है, पर असल जिंदगी के अनुभव सिखाते हैं कि सिस्टम आपके लिए काम करना चाहिए, न कि आप सिस्टम के गुलाम बन जाएं। जरूरी ये है कि आपको एक ऐसा तरीका मिले जो आपके दिमाग को शांत रखे और आपको जरूरी कामों पर फोकस करने में मदद करे। तो मतलब परफेक्शन के पीछे भागने से अच्छा है कि एक ठीक-ठाक सा सिस्टम बना लें जो हमारे लिए काम करे। बिल्कुल। और एक स्रोत ये भी कहता है कि सिस्टम को थोड़ा मजेदार और आसान भी होना चाहिए। मजेदार? हाँ, ताकि उसे रोज इस्तेमाल करने का मन करे। अगर सिस्टम बहुत मुश्किल या बोरिंग होगा तो कौन करेगा उसे इस्तेमाल, छोड़ देंगे लोग। सही बात है। और जैसा डेविड एलन बार बार कहते हैं, जीटीडी का असली लक्ष्य सिर्फ ज्यादा काम निपटाना नहीं है, बल्कि वो माइंड लाइक वाटर वाली स्टेट पाना है। हाँ, एक शांत, स्पष्ट और नियंत्रण में महसूस करने वाला दिमाग। यहीं पर उनकी वो बात आती है जो मुझे बहुत गहरी लगती है। हमारी उत्पादकता हमारे रिलैक्स होने की क्षमता के सीधे अनुपात में होती है। ये बात दोबारा कहेंगे? उत्पादकता रिलैक्स होने की क्षमता के अनुपात में होती है। हाँ, प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एबिलिटी टू रिलैक्स। ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। हम तो सोचते हैं ज्यादा भागो, ज्यादा काम करो, पर यहाँ कह रहे हैं कि शांत रहो तब ज्यादा काम होगा। हाँ, क्योंकि शांत और स्पष्ट दिमाग बेहतर फैसले ले सकता है। वो रिएक्ट नहीं करता, सोच समझकर एक्ट करता है। वो जानता है कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ शोर है। जब आपको अपने सिस्टम पर भरोसा होता है कि हाँ, सब कुछ उसमें दर्ज है, कुछ छूटेगा नहीं, तो दिमाग फ्री हो जाता है। हाँ, दिमाग वर्तमान पल पर फोकस करने के लिए आजाद होता है, और वहीं से क्रिएटिविटी और असली प्रोडक्टिविटी आती है। कुछ स्रोतों में नेचुरल प्लानिंग मॉडल का भी जिक्र था, क्या वो बीसी से जुड़ा है? हाँ, नेचुरल प्लानिंग मॉडल ये दिखाता है कि जीटीडी हमारे सोचने के कुदरती तरीके से कितना मिलता जुलता है। अच्छा, कैसे? जब हम नॉर्मली कुछ प्लान करते हैं, मान लीजिए कहीं घूमने जाना है, तो हम क्या करते हैं? पहले सोचते हैं क्यों जाना है, मकसद, फिर मन में सोचते हैं कि बढ़िया ट्रिप कैसी होगी, नतीजे की कल्पना, फिर आइडिया सोचते हैं क्या क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर उन आइडियाज को थोड़ा तरतीब देते हैं, ऑर्गेनाइज। हाँ, करते तो हैं। और आखिर में तय करते हैं कि पहला कदम क्या उठाना है, नेक्स्ट एक्शन, जैसे टिकट बुक करना। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल जीटीडी के क्लैरिफाई और ऑर्गेनाइज स्टेप्स जैसा ही है ना? तो ये दिखाता है कि जीटीडी कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के तरीके को ही एक स्ट्रक्चर दे रहा है। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि ये हमारे सोचने के तरीके से ही निकला है। तो शायद इसे अपनाना उतना भी मुश्किल ना हो जितना लगता है। मुश्किल नहीं, पर आदत डालने और अनुशासन की बात तो है। सिस्टम बनाना शायद एक बार का काम हो, पर वो वीकली रिव्यू जैसी आदतें डालना और बनाए रखना, उसमें लगातार कोशिश लगती है। हाँ, वो तो है। लेकिन जैसा स्रोत बताते हैं, इसका इनाम, वो जो मानसिक शांति मिलती है, फोकस बढ़ता है, वो इस कोशिश को सार्थक बना सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने गेटिंग थिंग्स डन के जो मूल मंत्र हैं उनको समझा। अगर सार में कहें तो हाँ, बिल्कुल। अपने दिमाग को चीजें याद रखने के लिए इस्तेमाल ना करें, ये उसका काम नहीं है। हाँ, हर विचार, हर काम को बाहर निकालकर किसी भरोसेमंद सिस्टम में कैप्चर करें, ऑर्गेनाइज करें, लिस्ट, प्रोजेक्ट्स, रेफरेंस। और बहुत जरूरी, नियमित रूप से, खासकर हर हफ्ते रिफ्लेक्ट, अपने सिस्टम को देखें, साफ करें, अपडेट करें, ताकि उस पर भरोसा बना रहे। और अंत में इसी साफ दिमाग और भरोसे के साथ सही समय पर सही काम चुनें और करें, एंगेज। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ काम निपटाने की मशीन बनने का तरीका नहीं है।
जैसा आपने भी कहा और कई स्रोत भी कहते हैं, इसका गहरा ताल्लुक तनाव कम करने और दिमागी सुकून पाने से है। हाँ, वो एलन वाली बात उत्पादकता, रिलैक्स रहने की क्षमता से जुड़ी है। हाँ, शायद यही सबसे बड़ा सबक है। एक शांत, व्यवस्थित दिमाग ही बेहतर सोच सकता है, बेहतर क्रिएट कर सकता है और बेहतर नतीजे दे सकता है। बिल्कुल। ये सिस्टम आपको वो जो लगातार आग बुझाने वाला मोड होता है ना, उससे निकाल कर प्रोएक्टिव मोड में। हाँ, प्रोएक्टिव मोड में लाने का वादा करता है। हाँ, ये बात सही है कि शुरू में इसे सेटअप करने में टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, चाहे आप कागज कलम चुनें या कोई ऐप। हाँ, शुरुआती निवेश तो है। लेकिन स्रोतों को देखें तो लगता है कि लंबे समय में जो दिमागी शांति और बढ़ी हुई इफेक्टिवनेस मिलेगी, उसके लिए निवेश शायद फायदेमंद हो सकता है। ये सिर्फ एक मेथड नहीं, बल्कि सोचने और जीने का एक अलग नजरिया अपनाने जैसा है। हाँ, और ये नजरिया इस बात पर टिका है कि आपका दिमाग आपकी सबसे कीमती चीज है। उसे फालतू की चीजें याद रखने में क्यों खपाना? सही बात। उसे बड़ी प्रॉब्लम सुलझाने, नए आइडिया सोचने, क्रिएटिव होने के लिए आजाद रखना चाहिए। जैसा एक स्रोत में कहा गया, सिस्टम वो चुने जो आपके लिए काम करे, जिसे इस्तेमाल करना आसान लगे, ताकि आप उस पर टिके रह सकें। तो अब विदा लेने से पहले एक सवाल या एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। जीटीडी को अपनाने का मतलब है अपने दिमाग को उसके असली काम, सोचने और रचने के लिए फ्री करना। तो सवाल ये है कि क्या हम अपने दिमाग को एक अस्त-व्यस्त स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते रहना चाहते हैं, जहां चीजें खो जाती हैं, धूल जमती है, या हम उसे एक तेज, कुशल प्रोसेसर बनाना चाहते हैं, जो जरूरी जानकारी को सही समय पे प्रोसेस कर सके। और ये कि इस सिस्टम को बनाने और बनाए रखने के लिए जो अनुशासन चाहिए। हाँ, वो अनुशासन। क्या वो उस मानसिक स्पष्टता और प्रभावशीलता के मुकाबले एक सार्थक सौदा है, जो मिल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।